नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। लखनऊ में आज कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा है कि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 तक बनाना सरकार का लक्ष्य है और स्वतंत्रता भारत के 100 वर्ष पूरे होने तक प्रदेश को पूरी तरह विकसित राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। मंत्री ने बताया है कि विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने के लिए जल्द एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कृषि की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। धान, मक्का, गेहूं, दलहन और तिलहन जैसी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। साथ ही लगभग 30 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आधुनिक तकनीक और मशीनों के उपयोग से कृषि क्षेत्र में तेजी से सुधार लाने की दिशा में काम चल रहा है। देखिए यह धान की खरीद 1 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। 1 नवंबर से शेष प्रदेश के हिस्सों में प्रारंभ की गई है। अभी 40% धान खेतों में खड़े हैं। किसानों को यह कहा गया है कि ऑनलाइन वो अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। 3.5 लाख से ज़्यादा किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। उसमें से लगभग 70,000 से ज़्यादा किसानों का और खरीदारी की जा चुकी है। लगभग 3 लाख मीट्रिक टन की खरीदारी हो चुकी है। और आपके माध्यम से मैं यही चाहूँगा कि किसान जल्दीबाजी न करें। जैसे जैसे उनका खेत कटता है, अब खेत काट करके और आप ले आएंगे और तुरंत ले जा करके तौल कराना चाहेंगे, उसमें गंदगी होगी तो स्वाभाविक है कि वो रुकेगा। तो साफ सफाई के साथ यदि वो पहुँचता है वहाँ पर, थोड़ा सुखा करके पहुँचता है, वो धान किसको दिया जाता है? चावल बना करके फिर उसी के परिवार वालों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तो जब खराब होता है तो वो कहता है कि ये तो बहुत खराब है। तो मैं चाहूँगा, आप कहेंगे कि सड़ा हुआ चावल। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2000 समारोह का तो भारत को विकसित भारत के रूप में बनाने का लक्ष्य रखा है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश राज्य को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लिया और उस दृष्टि से उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर और विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के जनमानस से और प्रबुद्धजनों से, विशेषज्ञों से, वैज्ञानिकों से, प्रगतिशील किसानों से उसके बारे में सुझाव उन्होंने मांगे हैं। और उसके संदर्भ में सभी मंडल मुख्यालयों पर, जनपदों में और विभिन्न संस्थाओं में विचार मंथन के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। और उसी क्रम के भीतर लखनऊ में 17 तारीख को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रातः 10 बजे से विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित कृषि, इस संदर्भ में एक मंथन का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर भारत के कुल कृषि भूमि का 11% हिस्सेदारी है, भूमि उपलब्ध है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश 21% से ज़्यादा 22% के करीब उत्पादन पैदा कर रहा है। उत्पादन में देश में पिछले 7 वर्षों से लगातार सर्वप्रथम स्थान पर है और गत वर्ष 737 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश के सरकार के डबल इंजन की सरकार के प्रयासों और किसानों के जागरूकता के कारण संभव हो पाया है। बाजरा, मसूर और राई, सरसों में हम दूसरे स्थान पर हैं। आलू उत्पादन में पहले स्थान पर हैं। और इसी प्रकार से गन्ना उत्पादन और सब्जियों के उत्पादन में भी आज और दूध के उत्पादन में अपना
उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। 2016-17 में जब उस समय समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उस समय जो कुल ग्रास वैल्यू GSVA जो था वो मात्र 2 लाख करोड़ रुपए का था। गत वर्ष 2024-25 में वह बढ़ करके 118.5% बढ़ करके 4,35,000 करोड़ रुपए हुआ है। और हम इस साल उम्मीद करते हैं कि हम लोग 5.5 लाख करोड़ में इस साल हम पहुंच जाएंगे। जहां विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत का 12 ट्रिलियन US डॉलर इकॉनमी बनाए जाने का लक्ष्य रखा, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 6 ट्रिलियन US डॉलर इकॉनमी उत्तर प्रदेश बनाने का उन्होंने लक्ष्य रखा। उसमें से 1 ट्रिलियन US डॉलर एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी होगी। उस दृष्टि से हम लोगों ने जो देखा है कि जो किसानों के पास जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के साथ उनको जागरूक करना, जिससे किसानों की आय में अपेक्षाकृत बढ़ोतरी की जा सके, वृद्धि की जा सके। साथ साथ में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाए जाने के लिए समय से फर्टिलाइजर को उपलब्ध कराना और उसके साथ साथ उनके बीच में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती को सरल बनाया जाना। इसी प्रकार से जो सीमांत और लघु किसान हैं उनके क्लस्टर बना करके क्लस्टर का भाव प्रेरित करना, क्योंकि छोटी जोत की खेती कम लाभप्रद है और बड़ी जोत में लागत भी कम होती है और पैदावार की गुंजाइशें भी ज़्यादा बढ़ती हैं। इस नाते क्लस्टर अप्रोच को भी विकसित किया जाना और साथ साथ में जलवायु जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके अनुरूप उन क्लाइमेटिक जोन के भीतर उन प्रकार के फसलों को विकसित किया जाना और साथ साथ में प्रोटेक्टिव फार्मिंग को, खास तौर पर सब्जियों और फलों की दृष्टि से संरक्षित खेती को आगे की ओर बढ़ाया जाना। और उत्तर प्रदेश के भीतर 12 लाख हेक्टेयर के करीब बंजर ऊसर जमीन, उसको खेती योग्य बना करके और किसानों को पट्टे पर उपलब्ध कराया जाना, जिससे के माध्यम से हम खेती बाड़ी उसके बीच में बढ़ा सकें। इसके साथ साथ उन्नतशील प्रमाणित बीजों की उपलब्धता के लिए हम लखनऊ में एक सीड पार्क तैयार कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह के नाम पर। लखनऊ नगर निगम में पिछले कुछ दिनों से चल रही तानातानी के बीच आज मेयर सुषमा खरवाल और नगर आयुक्त ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। मेयर, जो पहले 14 तारीख को सदन की बैठक कराने पर अड़ी थी, अब अपनी जिद छोड़ते हुए बैठक की तारीख 27 से 28 नवंबर तक बढ़ाने पर सहमत हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर आयुक्त ने कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल धारकों और हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में 10% की छूट दी जाएगी। हालांकि यह कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगी। शहर में सभी जनों में मंडल वेडिंग जोन बनाए जाएंगे। यहाँ लगभग 90 दुकानों की व्यवस्था होगी। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटरों का वेतन सामान्य करते हुए अब 19,800 प्रति माह कर दिया गया है और लखनऊ में आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने की भी घोषणा की गई है। साथ ही शहर की कई सड़कों के नाम बदले जाएंगे। रिंग रोड से सहारा स्टेट की ओर जाने वाली सड़क का नाम अब प्रो कमला श्रीवास्तव मार्ग रखा जाएगा। इसके अलावा रोहिंग्या और आसमिया लोगों को वेरिफिकेशन किया जाएगा और नगर निगम में काम करने वाले आसमिया कर्मचारियों को NRC दस्तावेज दिखाने होंगे। एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। सभी जोनों में हम दुकानें मॉडल वेंडिंग जोन बनाएंगे। जोन 8 में हमने 59 शॉप बनानी है। जोन 4 में हमने 90 मॉडल वेंडिंग जोन बनाना है। जोन 3 में भी हमें 90 बनानी है और जोन 5 में हमें 85 बनानी है और गोमती नगर जोन 4 में गोमती नगर में 90 बनानी है। इससे पहले हमने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने 42
शॉप बनाई थी, और ये बनने के बाद इनको हर महीने हमें किराया भी लेना है। और हो सकता है इसमें एक जो एक पगड़ी होती है जो हमने यहाँ पे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बनाया था, इनमें हमने पगड़ी 50,000 रुपए लिया था और किराए पे उठा दी। तो इस तरीके से रोजगार भी मिलेगा लोगों को। हर जोन में अगर हम 100 भी बना दें तो 800 दुकानें हमारी बन जाएंगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और नगर निगम की एक आय भी बनेगी। इससे पात्रता जो भी आएंगे लॉटरी से आएंगे, और जो इस योग्य होंगे किराए पे कोई नहीं देगा। उस पे अब हम जब लॉटरी होगी तो उस पे एक निर्णय ले लेंगे कि जो योग्य है, पात्र है, उसी को दिया जाए। ये हमने निर्णय लिया है। बाकी और हमने सोलर लाइट लगाने के लिए एक निर्णय लिया है हमने कि जो भी हाउस पे कमर्शियल हैं सोलर लाइट लगाएंगे उनको हम 10% छूट हाउस टैक्स में और 10% छूट वाटर टैक्स में देंगे। और बांग्लादेशियों पे भी निर्णय लिया है हमने। एक तो हम लोग अपनी जो वो है क्या कहते हैं ठेलियां हैं हमारी नगर निगम की, उनका एक कलर करके जोन या वार्ड लिख करके उसको अलग कर देंगे। बाकी इसके अलावा जो भी हमको वहां पे मिलेगा ठेलिया, उसकी जवाबदेही जोनल या जेडसो इनकी है कि कोई भी ठेलिया बिना हमारे कलर के जो नहीं होंगी उनको हटा दिया जाए। तीसरा हमने जो एक हमारे यहाँ एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, किसी को 8,000, किसी को 12, किसी को 15, अलग अलग रेट होता था। हम लोगों ने निर्णय लिया है, थोड़ा वित्तीय भार तो बड़ा है, देखिए 19,800 में सभी को एक समान वेतन दिया जाएगा उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार। बाकी कुछ नामकरण के प्रस्ताव पास हुए हैं और मृतक आश्रित में स्पष्ट वो जो चक्र बनाया था, मृतक आश्रित में हमने एक इस पर बार बार मेरा कम से कम ये 6 महीने के 1 साल से बार बार था कि मृतक आश्रितों को करिए। इस बार हमको काफी सफलता मिली है। 10 जो 46 मृतक आश्रित थे जिनमें 10 अपात्र हैं, जैसे किसी भाई बहन में विवाद है या कुछ भी है, उनके परिवार का विवाद है। उसके अलावा 21 को हमने नियुक्ति पत्र वितरण कर भी रहे हैं और 15 जो इस समय प्रक्रिया में है वो 30 तारीख को उनकी भी नियुक्ति दे देंगे। ये चैप्टर लगभग क्लोज हो गया है। ये 10 अपना एफिडेविट दे दें कि नहीं हमें विवाद नहीं है, यह सही है, तो इन 10 पे भी हम चाहते हैं कि काम करें, क्योंकि एक मुखिया के मरने से परिवार सफर करता है और इसकी लड़ाई में लंबे टाइम से लड़ रहे हैं। सदन का हमने 14 तारीख को कल सदन रखा था, लेकिन 15 तारीख को माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ में आ रहे हैं। 24 तारीख फिर 22 को माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ में रहेंगे, 24 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ में रहेंगे। तो इसलिए सदन हम 14 को न करके आगे की डेट इसी महीने करेंगे, लेकिन आगे की डेट पे करेंगे, 17, 28, 29, 30 पे करेंगे। और बजट जिससे अभी काफी चीजों हम सफर कर रहा है, बजट की कार्यकारिणी हम 18 तारीख को कर रहे हैं, जिसमें हम हमने अभी 11 ट्रांसफर स्टेशन बना लिए हैं। जोन 1, 3, 4, 6, 7 में 32 ट्रांसफर स्टेशन बनने हैं, जिसमें से 11 कंप्लीट होकर काम शुरू हो गया है और कुछ आधे बने हुए हैं। एक आध में विवाद है जमीन का, लेकिन ये सब जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन मुझे नहीं लगता कि सड़क पे कूड़ा पड़ेगा। 16 ट्रांसफर स्टेशन बनने थे, इनका भी टेंडर पड़ गया है। मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर इन जोनों में कंप्लीट काम हो जाएगा। जनवरी से मुझे लगता है कि हमारा कूड़े का जोन 2, 5 और 8 में कंप्लीट सही सिस्टम से काम शुरू हो जाएगा। नई दिल्ली के लाल किले में पास गुरुवार को हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। इस घटना की जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कड़ी निंदा की है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह आतंकी हमला बेहद दुखद है और इसमें निर्दोष लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा है कि कुछ गिने चुने लोगों की करतूतों के कारण पूरे समुदाय या राज्य को दोषी ठहराना सही नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने यहाँ भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा शांति और सौहार्द और भाईचारे के आदर्शों पर चलते आए हैं और आतंकवाद का कोई धर्म या प्रदेश नहीं होता। फर्स्ट रिएक्शन तो मैंने पहले दिन ही दिया। इस घटने की जितनी निंदा की जाए कम है। बेगुनाह लोगों का इस तरह बेरहमी से कत्ल करना किसी भी मजहब या कोई भी मुद्दा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। अब कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नज़रिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देखना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। मैं तो मान के चलता हूँ कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। अब ये कौन सी नई बात है ना, इससे पहले आपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं देखे? मुझे भी याद है एक एसोसिएट प्रोफेसर शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी का, वो भी था। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि उसको इन चीज़ों के लिए नौकरी से निकाला गया था, लेकिन उसके बाद कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई? नौकरी से तो आपने निकाला, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? अगर आपको लग रहा था कि ये आतंकवादी गतिविधियों में इसकी इन्वॉल्वमेंट है और आपके पास सबूत था, तो वो सबूत लेके अदालत के पास क्यों नहीं गए? प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हुआ? नौकरी से तो निकाल के मामला ख़त्म नहीं हुआ ना, और नतीजा आपके सामने है। लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूँ, ये चंद लोग हैं जो इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। जो जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह लोग जो हैं इसके लपेट में नहीं आने चाहिए। ये सवाल जो लोग इन चीज़ों की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार हैं, आप उनसे पूछ लीजिए जनाब, ये जिम्मेदारी हमारी है नहीं। हम तो सिर्फ हुकूमत का हाथ बटा सकते हैं हालात को नॉर्मल रखने के लिए, और वो हम कर रहे हैं। आज उड़ीसा में उप मुख्यमंत्री प्रवती परिधा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एकता मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी पद यात्रा में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकता के आह्वान के अनुरूप समाज के सभी वर्ग, संसद, महिला स्वयं सहायता समूह, सामाजिक कार्यकर्ता और स्कूल कॉलेजों के छात्र और इस मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। प्रवती परिधा ने कहा है कि प्रधानमंत्री अखंड भारत के विजन को साकार करने की दिशा में अग्रसर है और यही भावना इस एकता पद यात्रा की प्रेरणा है। आमे सरदार वल्लभ भाई पटेल 150 वर्ष
ପଛକୁ ଆସ ପଛକୁ ଆସ କହିଲା ସେ ଆଉ ଜଣେ ପଛରେ ଅଛି। पदयात्रा कैसे इसको देखने और आप ये प्रधानमंत्री के आह्वान एकता पदयात्रा में आज यहाँ सांसद जगतसिंहपुर शामिल है। पूरी जिला की जिलापाल भारत के अध्यक्ष यहाँ की महिला स्वयं सहायता गोष्ठी सामाजिक कार्यकर्ता और स्कूल कॉलेज के बच्चे सब आज एक पदयात्रा पे है। और जो देश की आह्वान जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात का हम एकता ही हमारी शक्ति, जितना एकजुट रहेंगे इतना शक्तिशाली रहेंगे। अखंड भारत जिसका सपना था उसका पूरा करने के लिए मोदी जी आगे बढ़ रही हैं। देश और देशवासी उनके साथ है, वो दिखाने के लिए आज एकता पदयात्रा हम निमापड़ा में कर रहे हैं। आप खुद मुख्यमंत्री हैं मैम, आप उसका हिस्सा बनी और रास्ते पे चल रही हैं इतने लोगों के साथ, ऐसा फील कर रही है? देखिए ये जब देश की बात आती है तो भाजपा की हर एक नेता अपने को एक कार्यकर्ता के रूप में एक राष्ट्रवादी चिंताधारा में आगे आते हैं। इसमें ना पदवी काम आता है ना दायित्व। देश के आगे सिर्फ नागरिक होने की जो निभाना है उसको निभाने के लिए हम तैयार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।